आज नॉमिनेशन समय खत्म, बर्बाद करना है। आजमगढ़ रामपुर में मुकाबला की तिथि तय हो गई है। 23 तारीख को युद्ध है। किधर की सेना ज्यादा मजबूत है? देखिए, ये चुनाव तो भाजपा का, इसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं। अगर वो हारती है तब भी उसकी दोनों सीटें नहीं हैं, और अगर वो जीतती है तो स्वाभाविक है कि ये 2024 के लिए उत्तर प्रदेश से एक मैसेज चला जाएगा कि मोदी फिर अजय हैं और 2024 में बीजेपी सफाया करने की ओर बढ़ेगी। अब जब आप आंकड़ों पर देखते हैं तो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी 10 सीटें जीती है विधानसभा की। रामपुर में आजम खां लगातार जीतते रहे हैं। आजम खां जेल से छूट कर आए हैं, उनके साथ सहानुभूति है, जनता चाहती है, लेकिन उनके परिवार से जब कोई नहीं लड़ रहा है तो वहीं पर थोड़ा सा एक डाउट आता है। बाकी कुल मिलाकर यह है कि ये चुनाव योगी सरकार की भी प्रतिष्ठा से जुड़े हैं, क्योंकि ये योगी पार्ट 2 महीने की सरकार है और उसके सामने एक दो उपचुनाव आ गए। अगर ये दोनों उपचुनाव बीजेपी जीत लेती है तो सब ये सरकार के कामकाज पर भी मोहर होगी और उसका उत्साह बढ़ाएगी। ये तो आप मानेंगे कि अगर हार जाती है बीजेपी तो बीजेपी नए सिरे से रणनीति बनाएगी, मेहनत करेगी, लेकिन जवाब उसके पास नहीं होगा, डेंट लगेगा। अब ये बीजेपी के लोग सोच रहे होंगे, बीजेपी को एक ही चीज़ से फायदा है कि बसपा ने गुड्डू जमाली को आजमगढ़ में उतार दिया है कि मुसलमान का वोट गुड्डू जमाली काट दें तो यादव के वोट के भरोसे समाजवादी पार्टी ना जीत पाए। और बीजेपी आजमगढ़ में बहुत दिनों से दांत गड़ाए हैं कि ये सीट किसी तरह एक बार जीता जाए। पहले मुलायम सिंह हो गए, फिर अखिलेश यादव वहाँ से सांसद हो गए, अब धर्मेंद्र आ गए। धर्मेंद्र के अलावा शायद इससे बड़ा कोई कैंडिडेट सपा से ना हो पाता, क्योंकि डिम्पल यादव, एक बात मुझे बताइए, डिम्पल यादव को क्यों नहीं उतारा गया? कारण ब्रजेश जी 2 साल के लिए डिम्पल यादव सांसद बनने के लिए शायद इच्छुक ना हो, और अगर उनको सांसद बनाना ही है तो राज्यसभा से भी जा सकती थी, और ये रिस्क लेने से कोई फायदा भी नहीं दिखा होगा। कुल मिलाकर ये है कि आज रमाकांत यादव ने भी पर्चा भरा है इंडिपेंडेंट के तौर पर। अब वो सेफ्टी के तौर पर भराया गया है या वो चुनाव लड़ेंगे, ये आने वाले 2-3 दिनों में क्लियर होगा। लेकिन बीजेपी के लिए मायावती बहुत लकी हैं। मायावती ने विधानसभा के चुनाव में ऐसा चुनाव लड़ा कि बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ। अब वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी आने से आजमगढ़ में वहाँ बीजेपी अपने आप को फायदे में महसूस कर सकती है। आजम खां कितना जिता पाएंगे मोहम्मद अनीस रजा को, ये तो देखिए आसिम रजा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जब आजम खां ने अपने बाहर पार्टियां नहीं पनपने दी कि रामपुर में आजम खां ही समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी ही आजम खां है, उनके परिवार के बाहर कुछ नहीं है सपा, तो अब वहाँ पर कोई नया नाम, उस पर बस एक फ़ायदा कांग्रेस नहीं लड़ा रही है। अगर बेगम नूर बानो के परिवार से कोई लड़ता तो शायद भाजपा के जीतने के चांसेस बढ़ जाते। यहाँ पर एक थोड़ा से मामला बनता है। देखिए, ये जो चुनाव है ये ज्ञान वापी और कानपुर बवाल इन दोनों के बीच आया है। बीजेपी ध्रुवीकरण के सहारे चुनाव जीतती है, उसके पास राशन पानी के साथ साथ जब सब खत्म हो जाता है तब हिंदू मुस्लिम एजेंडा उसका हमेशा चलता है और वो रहेगा। और हिंदू भी वोट कर देता है कि कम से कम भले कुछ न मिले लेकिन ये शांत रहेंगे। आजमगढ़ को कभी लोग आतंकगढ़ कहते थे, अबू सलेम जैसे लोगों के साथ जोड़ा जाता था, पूरी दुनिया में बदनाम हुआ गुंडागर्दी आतंकवाद इन सब के लिए। और चुनाव में लोग जाते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं आजमगढ़ के लिए। तो कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी अपना खाता खोलना चाहती है। ब्रजेश जी,
आजम खां जेल से छूटे हैं, लेकिन उनका अंदाज पुराना है। उनको सहानुभूति तो है उनके साथ, लेकिन अगर उनका परिवार या कोई और होता तो शायद समाजवादी पार्टी के लिए और बेहतर होती स्थिति। एक चीज है कि भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, वो हर चमत्कार कर सकती है, हर हथकंडा उसके पास है। जिस प्रदेश में चुनाव में सत्ता दल, बाहुबल, रुपया, पैसा हर चीज़ प्रभावित करता हो, और जनता को भी अगर धर्म के साथ साथ धर्मात्मा भी मिल जाए, माल देने वाले, तो फिर जनता वोट किसको देगी? जनता तो उसके दोनों हाथ में लड्डू है। आप देखिए जी कि बीजेपी के सामने एक संघर्ष करने वाले लोगों की ज़रूरत है। एक ज़माना था जब कांसीराम और मुलायम सिंह जो अलग अलग ध्रुव हुआ करते थे, इन्होंने संघर्ष करके पार्टियां अपनी खड़ी की, सरकार सत्ता में आई, लंबे समय तक इन्होंने सियासत को प्रभावित किया। लेकिन बीजेपी उस समय बहुत कमज़ोर हुआ करती थी। लेकिन जब राजनीति एक संग्राम है, जब लोगों ने इस संग्राम को लड़ना छोड़ दिया, जब लोग ज़मीन पर लड़ने के बजाय हवा में लड़ने लगे, तब भाजपा हावी होती गई। कांग्रेस इस देश में इतना राज कर ली, इतना बदनाम हो गई कि जनता की नज़र में उतर चुकी है। उसको वापस लाने के बारे में जनता सोचती नहीं। तो जब जीवन एक संघर्ष है, तो राजनीति में जो संघर्ष नहीं करेगा वो सत्ता में कहाँ से आएगा? जी। और कांग्रेस के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रहा हूँ विपक्ष के अन्य दलों के लिए कि लड़ना तो पड़ेगा। अगर नहीं लड़ना है तो फिर जीतने की उम्मीद छोड़ दीजिए। कि मोहब्बत और सियासत दोनों में जीतता वही है जो फरेबी हो। जिसको फरेब ना आए, झूठ ना आए, सपना ना दिखा पाए, वो नहीं जीत सकता। जी बहरहाल कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि भाई जो लड़ रहा है सबकी कदर करो, सम्मान करो। इरशाद। गुंडा हो, लफंगा हो, अपराधी हो, राजनेता हो, खद्दर पहन के आया है, पता नहीं कौन कल क्या बन जाए। तो सुनिएगा कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, और जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। और चोर उचक्कों की कुछ तो कदर करो कि मालूम नहीं कि कब कौन सा सरकार में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों।